नए दिन के साथ नई शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली क्लास में जो हमने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य किए थे और आज जो है हम पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि और कृषि के भूमि सुधार के बारे में बात करेंगे कि भारत में आज़ादी के बाद में भू सुधार से संबंधित क्या क्या कार्य किए गए और उन कार्यों में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। तो वीडियो को अंत तक देख, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको चैनल से जुड़े सभी नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। और हाँ, अभी जो है वो टेलीग्राम पर इपिक क्लासेस के नाम से नया चैनल शुरू किया गया है, तो वहाँ से आप PDF फाइलें भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले अध्याय में हमने बात की थी हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों की। आज हम बात करने वाले हैं हमारी कृषि और कृषि के भू सुधार के बारे में कि भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद में भारत में भूमि सुधार से संबंधित क्या क्या कार्य किए गए और कृषि में उन सुधारों का किस तरह से प्रयोग किया गया। उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए हमें अच्छी किस्मों के बीजों की आवश्यकता थी और कृषि से जुड़ी एक क्रांति की भी आवश्यकता थी। इसमें पहली हमारी जो है प्रमुख आता है वो आता है हमारा भू सुधार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से देश की भूधारण पद्धति में जमींदारी, जागीरदारी आदि का वर्चस्व था और ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका USA से अनाज का आयात करना पड़ता था। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के अनुमूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा। भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने के लिए किस प्रकार से प्रेरणा देगा, देखिए इसको समझते हैं हम पहले। किसानों को भूमि की यह नीति इस विचारधारा पर आधारित है कि यदि किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वे उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि भू स्वामित्व से कृषक को अधिक उत्पादन का लाभ मिलता है। अगर आप मालिक हैं तो निश्चित रूप से सारी फसल आपकी और आप अधिक मेहनत करेंगे, और वहीं अगर आप मजदूर हैं तो आप निश्चित रूप से ये सोचेंगे कि जो हो रहा है होने दो, हमें हमारी मजदूरी मिल ही जाएगी। तो काश्तकारों को भूमि में सुधारों की कोई प्रेरणा नहीं होती क्योंकि अधिक उत्पादन से जमींदार को ही लाभ होता है। प्रेरणा प्रदान करने में स्वामित्व के महत्व को बताने के लिए पूर्व सोवियत संघ के किसानों के द्वारा बिक्री हेतु फलों की पैकिंग करने में लापरवाही का उदाहरण दिया गया था। वे सड़े गले फलों और ताज़े फलों को एक ही बॉक्स में पैक कर दिया करते थे। आज प्रत्येक किसान यह जानता है कि सड़े गले फल ताज़े फलों को भी खराब कर देते हैं। यदि उन्हें एक साथ पैक किया जाएगा तो किसानों को हानि होगी और फसल नहीं बिक पाएंगी। प्रश्न यह उठता था कि सोवियत संघ के किसानों ऐसा काम क्यों करते थे जो उनको साफ तौर पर हानि पहुंचाए। इसका अर्थ यह है कि किसानों के सम्मुख प्रेरणाओं से है, क्योंकि सोवियत संघ में किसान भूमि के स्वामी नहीं थे, अतः उन्हें लाभ होता था न हानि। स्वामित्व न होने के कारण कृषकों की दक्ष होने की कोई प्रेरणा नहीं रहती। इसमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि अति उपजाऊ विशाल कृषि क्षेत्र के उपजाऊ होने के बावजूद सोवियत संघ में कृषि क्षेत्र का उत्पादन कम क्यों था। इसीलिए वहाँ का उत्पादन कम था क्योंकि वहाँ के किसान जो हैं वास्तव में मालिक नहीं थे, वो मजदूर थे और मजदूर होने के कारण उन्हें वहाँ कोई भी तरह का लाभ नहीं था। उन्हें केवल अपनी मजदूरी मिलनी थी। अब चाहे वो सड़े गले फल पैक करें या ताज़ा फल पैक करें, उन्हें उनकी मजदूरी मिल ही रही थी। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी। पहली नीति थी कि स्वामित्व दिया जाए, ठीक है, और दूसरी नीति यहाँ पे क्या आती है, दूसरी नीति आती है सीमा का निर्धारण कि
आपके पास इतने से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, इस सीमा का निर्धारण कर दिया जाए। किसी व्यक्ति की भूमि कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। आपको पता है कि जमींदारों ने बहुत सी जमीनों को दबा लिया, छोटे कृषकों की जमीनें उन्होंने ले ली, वे मजदूर बन के रह गए, तो उनके पास नाम मात्र की कृषि रही थी, जबकि अधिकांश भूमि जो है वो जमींदारों के पास या बड़े कृषकों के पास आ चुकी थी। बिचौलिए के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख कृषकों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया। वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भूस्वामित्व ने उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला, इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। किंतु बिचौलिए के उन्मूलन कर समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। कारण की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ बड़े क्षेत्रों में बहुत से भूखंडों को अपने स्वामित्व में रख लिया था। कुछ मामले में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया। भूस्वामित्व ने अपने किसान भूस्वामी यानी कि वास्तविक कृषक होने का दावा किया था। कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिक जैसे कि बटाईदार भूमिहीन श्रमिकों को भूमि सुधारों में कोई लाभ नहीं हुआ। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बाधाएं आई। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालय में चुनौती देनी ही थी, क्योंकि आपकी जब जमीन छीनेगी तो आपको चुनौती मिलेगी, जिसके कारण इसे लागू करने में देरी हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकटतम संबंधियों के नाम कराकर कानून से बच गए। किसी ने अपने बेटे के नाम, पत्नी के नाम, भाई भतीजे के नाम करवा दी। कानून में भी अनेक कमियां थी, जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल, पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसानों को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। इसी कारण इन प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रमों में विशेष सफलता मिली। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकारों ने इस तरह की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई थी। अतः आज तक जोतों में भारी असमानता बनी हुई है। हालांकि कुछ न कुछ में सुधार आवश्यक हुए थे, लेकिन वे सुधार उतने अधिक बड़े नहीं थे जितने कि वास्तव में होने चाहिए थे। इसलिए आज भी भूमिहीन कृषकों की संख्या अधिक है। किसी के पास जो है वो जमीन अधिक है, किसी के पास बिल्कुल कम है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन नहीं के बराबर है। तो आप लगातार हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।